ट्रम्प और पुतिन के बीच में फाइनली वो मीटिंग हो चुकी है जिसका वो दोनों खुद काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। और साथ ही दूसरे देश भी इसे क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि यूएस रशिया के बीच में जो भी आउटकम निकलेगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बाकी देशों पर भी पड़ता है। खास तौर पे इसलिए क्योंकि यूएस खुद रशिया और रशिया के सारे ट्रेड पार्टनर्स पर सैंक्शन लगा रहा है, जिसका इम्पैक्ट खुद इंडिया पे भी ऑलरेडी पड़ चुका है। अब ये मीटिंग तो हो गई, पर इसमें ये जानना जरूरी है कि यूएस रशिया के बीच में जो मीटिंग हुई है इससे ट्रम्प और पुतिन दोनों ही क्या चाहते थे, और ये मीटिंग अलास्का में ही क्यों हुई है, और इसके साथ साथ जो दूसरे देश थे वो इस मीटिंग से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं अलास्का की, कि ये मीटिंग अलास्का में ही क्यों हुई। पहले उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है अलास्का की खुद की सिंबॉलिक वैल्यू। क्योंकि पहले अलास्का रशिया का ही पार्ट हुआ करता था, जिसे उस टाइम पर रशिया में रशिया अमेरिका के नाम से जाना जाता था। क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक देश का नाम नहीं है, अमेरिका पूरा कॉन्टिनेंट था। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट है, तो इसलिए उसका जो पोर्शन जो अलास्का था, जो रशिया उस टाइम पे ओन करता था, उसे उस टाइम पे कहा जाता था रशिया अमेरिका। और इस टेरिटरी को रशिया ने यूएस को 1867 में 7.2 मिलियन डॉलर में बेच दिया था। तो इसीलिए यहीं पर ये मीटिंग करवाई गई, क्योंकि एक डील साइन करने के लिए इससे ज्यादा अच्छी कौन सी जगह हुई, जिस जगह की खुद की डील उन दोनों देशों के बीच में ऑलरेडी हो रखी है। अब आते हैं इस मीटिंग पे। इस मीटिंग की हाइप तो बहुत थी, और वो इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे स्टेक्स पे बहुत कुछ था। क्योंकि दोनों ही ट्रम्प और पुतिन के लिए इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उनके लिए डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जब बात ट्रम्प की आती है, तो ट्रम्प इलेक्ट इस बात पे हुआ था क्योंकि उसने कहा था कि ना सिर्फ वो ये वॉर रुका सकता है, बल्कि वो एक दिन में यहाँ पे सीज फायर करवा सकता है और एक पीस डील साइन करवा सकता है 100 दिन के अंदर। लेकिन आज की डेट पे तो ऑलरेडी 4 महीने बीत चुके हैं, और ना सिर्फ उसने कोई पीस डील साइन नहीं करवाई है, बल्कि अभी तक कोई सीज फायर भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए उसके लिए डोमेस्टिकली ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, ताकि वो अपने वोट बैंक को ये दिखा सके कि वो रशिया को और पुतिन को नेगोशिएशन टेबल पर ला चुका है, और जो पीस डील है वो बहुत ही क्लोज है। और वैसे ही पुतिन के लिए भी ये मीटिंग बहुत जरूरी थी, क्योंकि चाहे रशिया बाहर से भले ही ये दिखावा करे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई है कि वो भी ये चाहता है कि वॉर जल्द से जल्दी खत्म हो जाए। क्योंकि जब वॉर शुरू हुआ था तो उन्हें आइडिया ही नहीं था कि ये वॉर इतनी लंबी चलेगी, बल्कि उनका एस्टिमेट उस टाइम पर था कि ये वॉर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। तो उसको कोई आइडिया नहीं था कि इसमें इतना टाइम जाएगा, इतने रिसोर्सेज जाएंगे, और इतने सारे सोल्जर्स की जाने जाएंगी। उसके अलावा वो ये भी चाहता है कि उसके ऊपर जो इतने सारे सैंक्शंस लगे हैं वो भी कम हुए, और जो उसके ट्रेड पार्टनर्स पे भी सैंक्शंस लग रहे हैं वो भी थोड़े कम हो जाएं। और इसके अलावा बात डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की भी आती है। जब से वॉर चालू हुआ है, तब से वेस्ट के सारे देशों ने डिप्लोमेटिकली रशिया को आइसोलेट खुद भी किया है और बाकी देशों की तरफ से भी करवाने की कोशिश करी है। तो रशिया और यूएस दोनों के लिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, अपने डोमेस्टिक रीजन की वजह से, और जो अपने डिप्लोमेटिक रीजन होते हैं उनकी वजह से भी। अब आते हैं इस मीटिंग के एजेंडा पर। तो ट्रम्प के पर्सपेक्टिव से उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था। वो चाहता था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक पीस डील साइन हो, और इससे कम कुछ भी अगर आउटकम निकलता है तो वो ट्रम्प के पर्सपेक्टिव से एक डिसअपॉइंटिंग आउटकम होता है। और इसीलिए वो इस मीटिंग से पहले बार बार ये धमकियां भी दे रहा था रशिया और पुतिन दोनों को ही, कि इसके अलावा कोई भी आउटकम अगर निकला तो वो रशिया पर और उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स पर और सैंक्शंस लगा सकता है। रशिया का ऑब्जेक्टिव ये था कि वो किसी भी सीज फायर पे अग्री ना करे, और उसके अलावा जो पीस डील्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा डिले कर सके। और इसका मेन रीजन ये है कि अगर वहां पर सीज फायर नहीं होती है और फाइटिंग चलती रहेगी, तो रशिया ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी गेन करता रहेगा। तो इसलिए उसको जब भी नेगोशिएशन टेबल पे नेगोशिएट करेगा दूसरे देशों के साथ, खास तौर पे यूएस और यूरोपियन पार्टनर्स के साथ, तो उसको हमेशा एक अपर हैंड मिलेगा, क्योंकि वो यूक्रेन की ऑलरेडी बहुत लार्ज क्वांटिटी में टेरिटरी एक्वायर कर चुका होगा। तो ये तो हमने समझा कि इस मीटिंग के स्टेक्स इतने हाई क्यों थे, और इन दोनों ही साइडों के इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। अब फाइनली आते हैं मीटिंग पे, कि मीटिंग में हुआ क्या और उससे रिजल्ट क्या निकला है। इस मीटिंग से अभी तक कोई भी ऑफिशियल आउटकम नहीं निकला है, क्योंकि दोनों ही लीडर्स ने, पुतिन और ट्रम्प दोनों ने, मीडिया को कुछ भी नहीं बताया। बल्कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इस मीटिंग के ठीक बाद, उसमें दोनों ही लीडर्स ने, ट्रम्प और पुतिन ने, अपनी अपनी स्टेटमेंट्स पढ़ी, और उसके बाद बिना कोई क्वेश्चन लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। तो ऑफिशियली उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है, और ऐसा कोई भी आउटकम नहीं निकला है जिसको रिपोर्ट किया जा सके। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ट्रम्प के पर्सपेक्टिव से ये मीटिंग उतनी सक्सेसफुल नहीं थी जितना वो चाहता था, क्योंकि उसने खुद कहा था कि अगर कोई पीस डील साइन नहीं होती है तो उसके लिए एक डिसअपॉइंटिंग आउटकम होगा। वहीं उसके अलावा
पुतिन के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग थी, क्योंकि एक तो जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन था वो खत्म हो गया वेस्ट की तरफ से, क्योंकि खुद वेस्ट का लीडर यूएस का प्रेसिडेंट उससे अलास्का में मिलता है। उसके अलावा ना तो उसने कोई सीज फायर के लिए अग्री किया और ना ही कोई पीस डील साइन करी। तो पुतिन के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग थी, जिसमें उसको सिर्फ यहाँ से कुछ मिला ही है, उसने कुछ दिया नहीं है। अब आते हैं हम उन दूसरे देशों में जो इस मीटिंग को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। सबसे पहले तो सीधा यूक्रेन पे ही आते हैं, क्योंकि उसी की टेरिटरी की यहाँ पे बात चल रही है। अब उनके लिए कुछ पॉजिटिव्स थे और कुछ नेगेटिव्स थे। उसके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ये था कि यूएस जो वहां पर यूक्रेन के बिहाफ पे पुतिन के साथ डील कर रहा था, उसने एटलीस्ट पब्लिकली कोई टेरिटरी ऑफर नहीं करी है, और अभी तक ऐसा कुछ भी पब्लिकली नहीं बोला जा रहा है कि यूक्रेन को टेरिटरी देनी पड़ेगी। वरना ट्रंप अपने डोमेस्टिक क्रेडिट लेने के चक्कर में हो सकता था कि पूरे यूक्रेन की टेरिटरी रशिया को दे सकता था जल्दी से जल्दी पीस डील साइन करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये यूक्रेन के लिए एक पॉजिटिव है। और वहीं नेगेटिव्स पे आते हैं, तो इसमें नेगेटिव्स अब जरा ज्यादा थे, और उसमें सबसे ज्यादा ये था कि पिछले 3.5 साल से जेलेंस्की ने और यूक्रेन ने पूरी कोशिश रखी है कि रशिया को हम आइसोलेट करें, लेकिन वहीं ना सिर्फ उसको बुलाया जाता है और पुतिन से मिला जाता है, बल्कि उसके साथ साथ उसको एक रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है, खास तौर पे सिर्फ कुछ महीने बाद, जब जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बिठाकर मीडिया के आगे बेइज्जत करा गया था। उसके अलावा यूक्रेन के कुछ ऑफिशियल्स ने इस मीटिंग के बाद ये स्टेटमेंट भी दिया है कि वो किसी भी हालत में यूक्रेन की डॉनबास टेरिटरी को रशिया को नहीं देंगे। अब इसमें सवाल ये उठता है कि वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे क्यों रहे हैं? क्या प्राइवेट में उनको ऐसा बताया गया है कि डॉनबास रीजन, डॉनबास की जो टेरिटरी है, वो टेबल पर है ऑफर करने के लिए रशिया को, ताकि वो पीस डील साइन कर सके? और इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि डॉनबास की टेरिटरी की यहाँ पर बात क्यों हो रही है, डॉनबास रीजन ही क्यों? तो डॉनबास यूक्रेन का एक ऐसा पार्ट है, ऐसी टेरिटरी है जिसमें एथनिक रशियंस रहते हैं, और वहां पे अगर हम लैंग्वेज की भी बात करें तो सबसे ज्यादा यूज लैंग्वेज रशियन ही है। तो डॉनबास रीजन हमेशा से एक ऐसा रीजन देखा जाता है जो है तो यूक्रेन में, लेकिन वो एथनिकली और कल्चरली रशिया से ज्यादा क्लोज है और रशिया को ही बिलोंग करना चाहिए था। रशिया का ऐसा पर्सपेक्टिव हमेशा से रहा है कि जब सोवियत यूनियन टूटा था, तो उसके बाद जब यूक्रेन ने अपना इंडिपेंडेंस घोषित करी थी, तो डॉनबास का रीजन रशिया में ही आना चाहिए था। उनका ये हमेशा से स्टैंड रहा है। और जब उन्होंने वॉर भी जब डिक्लेयर करी थी, पुतिन ने ये कहा था वॉर की स्टार्टिंग में भी कि उसके जो रीजन थे उसमें से एक रीजन ये था कि डॉनबास में जो एथनिक रशियंस हैं, उनका जो जेनोसाइड चल रहा है वो उसको रोक सके, और वहां के अपने रशियन जो एथनिक रशियंस लोग हैं उनको बचा सके। और इसमें ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रशिया पूरे डॉनबास रीजन को ऑलरेडी एक्वायर कर चुका है जब से वॉर स्टार्ट हुई है। तो इसीलिए अब रशिया लगता नहीं है कि कभी तैयार होगा डॉनबास रीजन को छोड़ने के लिए, और शायद हो सकता है कि ट्रंप खास तौर पे इस जल्दबाजी में कि वो डील साइन करवाए, हो सकता है कि वो डॉनबास रीजन को ऑफर कर दे। उसके बाद अब आते हैं हम यूरोप पे। तो यूरोप के जो बड़ी पावर्स हैं जैसे यूके और फ्रांस, तो इन दोनों ही देशों ने कहा है कि वो जो ट्रंप का ये जो एफर्ट है, जिसमें वो पीस डील साइन करवाना चाहते हैं दोनों देशों के बीच में और वॉर जल्द से जल्द रुकवाना चाहता है, वो इस एफर्ट को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम जर्मनी की बात करें, तो जर्मनी ने एक तरफ कहा है कि वो इस बात से खुश हैं कि यूएस और ट्रंप दोनों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं लड़ाई रुकवाने में, लेकिन जो ये प्रोसीजर है जो वो फॉलो कर रहे हैं और जो उनकी अप्रोच है, वो उससे सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं पहले वहां पे सीज फायर हो और उसके बाद हम पीस डील के लिए नेगोशिएशन करें, क्योंकि पहले जो लोगों की जाने जा रही हैं, जो सोल्जर्स की जाने जा रही हैं, वो रुके। उसके साथ साथ यूक्रेन जो लगातार अपनी टेरिटरी खो रहा है, वो भी रुके, ताकि रशिया पे अपर हैंड ना रहे। एग्जैक्ट वो रीजन जिसकी वजह से रशिया और पुतिन चाहते हैं कि नेगोशिएशंस के टाइम पर वॉर चलती रहे, सीज फायर ना हो, उसी रीजन के बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट में है जर्मनी का स्टैंड। वो चाहता है कि पहले सीज फायर हो, उसके बाद नेगोशिएशंस हो। और फाइनली आते हैं अब इंडिया पे। तो इंडिया का स्टैंड तो बहुत क्लियर था इसमें। वो हमेशा से चाहता था कि इन दोनों देशों के बीच में एक पीस डील साइन हो जाए और ये वॉर जल्द से जल्द रुक जाए। बल्कि अभी ही एमईए स्पोक्स पर्सन ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि वो वेलकम करते हैं इन टॉक्स को और वो चाहते हैं कि डिप्लोमेसी के थ्रू ये वॉर रुक जाए, क्योंकि हमें अगर इन दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, अगर यूएस सैंक्शन लगाना बंद करता है रशिया पे, तो इंडिया को तो डायरेक्ट इससे बेनिफिट मिलेगा। हम पे जो सैंक्शन लग रहे हैं वो भी कम होंगे, जो रशिया के साथ ट्रेड होने पे पेनल्टीज लग रही है एडिशनल, वो भी कम होंगी। तो हम रशिया के साथ स्मूथली ट्रांजैक्ट कर पाएंगे, हम उनके साथ स्मूथली ट्रेड कर पाएंगे। तो इसलिए डिप्लोमेटिकली भी हमारे लिए अच्छा है कि यूएस और रशिया जो है
वो दोनों ही हमारे कोई एडवर्सरी नहीं है, वो दोनों ही हमारे दुश्मन नहीं है, चाइना या पाकिस्तान की तरह। तो उनके बीच में अगर अच्छे रिलेशंस रहेंगे तो ये इंडिया के इंटरेस्ट में होगा, इसलिए इंडिया हमेशा से चाहता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जल्द से जल्द खत्म हो। तो आई होप कि मैं इस वीडियो में आपको इस मीटिंग से रिलेटेड सब कुछ बता पाया हूँ, इसमें क्या स्टेक्स थे, क्या रीजन थे और दूसरे देशों पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इंक्लूडिंग इंडिया, मैं आपको वो समझा पाया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।